हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम जो है 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 5वीं यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं। 4 यूनिट में से आपको हम एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि पहली यूनिट के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उसको कंप्लीट किया और दूसरी आती थी वैदिक सभ्यता, ये फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आती थी। और जो दूसरी यूनिट थी, तो दूसरी यूनिट के अंतर्गत हमने जो है पढ़ा मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी और उस मौर्य साम्राज्य की जो उपलब्धियां थी वो हमने पढ़ी और मौर्य प्रशासन के बारे में हमने जाना। इसके बाद में जो तीसरी यूनिट थी वो पुनर्जागरण से संबंधित थी, वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित थी। और जो चौथी यूनिट थी वो भी वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित थी, जिसमें कि इंग्लैंड की क्रांति हम लोगों ने पढ़ा। तो आई होप जितना भी हमने पढ़ाया है, अगर आप रिवीजन कर रहे होंगे समय के साथ, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और अब हम चल रहे हैं इन सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए हम 5वीं यूनिट की तरफ चल रहे हैं, जिसमें 5वीं यूनिट के अंतर्गत फिर से हम पुनः इंडियन हिस्ट्री पर लौट करके आते हैं, यानी एंशिएंट हिस्ट्री पर लौट के आते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में जो 5वीं यूनिट के अंतर्गत आता है वो हर्षवर्धन यानी वर्धन साम्राज्य के बारे में जो है हम पढ़ेंगे, सारी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इस वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? तो सबसे पहली चीज तो आपको ये जानना आवश्यक है कि वर्धन वंश को ही पुष्यभूति वंश के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ ना? चलिए अब हम चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि डायरेक्ट, क्योंकि हमें आपको पीछे से भी कनेक्ट करना है कि हमने जो दूसरी यूनिट पढ़ी थी उसमें मौर्य साम्राज्य व उसकी उपलब्धियां पढ़ी थी। मौर्य काल के बाद में मौर्योत्तर काल आया और फिर मौर्योत्तर काल के बाद में जो है गुप्त काल आया। तो इन्हीं गुप्तों के अंतर्गत, यानी गुप्तोत्तर जिसको कहते हैं, इन्हीं गुप्तों के बाद में जो है बहुत सारे उत्तर भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य जो है अस्तित्व में आए। ठीक है, तो वो छोटे छोटे राज्य थे, जैसे कि कई सारे राज्य थे जो अस्तित्व में आए हुए थे। तो पहला था जैसे मालवा का जो था, मालवा का जो है यशोवर्मन था, ये भी इसने भी अपना छोटा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। और दूसरा था बल्लभी का मैत्रक वंश। और कौन सा था? और था उत्तरकालीन गुप्त शासक। ये लोग भी जो है ये पतन की अवस्था में थे, लेकिन अस्तित्व में थे। इस तरह से कन्नौज के मौखरी थे, कन्नौज का मौखरी वंश भी अस्तित्व में आ रहा था, और थानेश्वर का वर्धन वंश। तो आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं जो थानेश्वर का वर्धन वंश यानी पुष्यभूति वंश जो है अस्तित्व में आया था, इसके बारे में हम आपके साथ डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मैप के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। हमने मैप बनाया है मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है, बट इतना इस तरीके से जरूर बना दिया है कि ताकि आप लोगों को हर चीजें क्लियर हो सके, हर एक वंश की सिचुएशन क्लियर हो सके कि किस स्टेट्स में या कहाँ पर जो है ये जो वंश सारे अस्तित्व में आ रहे थे। गुप्त कालों के जो है गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद में कौन कौन से साम्राज्य कहाँ कहाँ पर अस्तित्व में आए, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं इस मैप के माध्यम से। तो सबसे पहली चीज हम जानेंगे क्या कि हमने क्या बताया आपको कि गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। तो उन अनेक छोटे छोटे राज्यों में से कौन से थे? तो पहला तो था क्या? पहला था उत्तरकालीन गुप्त, और ये इनकी सिचुएशन यहाँ पे थी। और जो मालवा का यशोवर्मन था, तो ये भी जो है अस्तित्व में आ रहा था। फिर कौन सा था? बल्लभी का मैत्रक वंश। और कौन सा था? कन्नौज, जो यानी कि ये कन्नौज जो है क्या नाम है, यूपी में पड़ता है। तो इस कन्नौज का मौखरी वंश भी अस्तित्व में आ रहा था। और कौन आ रहा था? थानेश्वर का वर्धन वंश। ठीक है, थानेश्वर का वर्धन वंश ये जो है ये भी अस्तित्व में आया। तो हम आज सबसे पहली चीज आपको बताने वाले हैं वर्धन वंश के बारे में, आपसे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वर्धन के बारे में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आने की संभावना बन रही है,
इसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की ओर चल रहे हैं कि अगर वर्धन वंश के संस्थापक की बात बोलता है कि वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, तो वो कौन था, वो पुष्यभूति था। कौन था? पुष्यभूति था। और इसी पुष्यभूति के नाम पर ही वर्धन साम्राज्य को पुष्यभूति वंश के नाम से भी जानते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई। किसके नाम से? अगर संस्थापक पूछता है वर्धन वंश की, तो कौन है संस्थापक? पुष्यभूति है। और इन्हीं पुष्यभूति के नाम पर ही जो है क्या पड़ा है, वर्धन वंश का नाम पुष्यभूति वंश भी पड़ा है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में वर्धन वंश के जो प्रमुख राजा कौन कौन से हुए हैं, कौन कौन से शासक आए हैं, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो जो क्रमशः इन लोगों का एक तरीके से हायरार्की जो बन रही थी, तो वो कौन कौन सी थी? सबसे पहले थे कौन? पुष्यभूति। कौन से थे? पुष्यभूति थे, जिन्हें जो है वर्धन वंश का संस्थापक कहा जाता है। क्लियर हुआ? अब इन पुष्यभूति के बाद में आते हैं कौन? नरवर्धन आते हैं। फिर इन नरवर्धन के बाद में आते हैं राज्यवर्धन। कौन आता है? राज्यवर्धन आते हैं। और फिर इसके बाद में आते हैं आदित्यवर्धन। फिर कौन आता है? प्रभाकर वर्धन। देखिए, आपको यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दो सम्राट हुए हैं वर्धन वंश के, जो कि राज्यवर्धन के नाम से जाने जाते हैं। एक तो है प्रभाकर वर्धन के पुत्र, यानी कि हर्षवर्धन के बड़े भाई, एक ये है। और दूसरे देखिए, जो तीसरे नंबर पर राजा आए हैं पुष्यभूति, फिर इसके बाद में नरवर्धन, नरवर्धन के बाद में भी राज्यवर्धन है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर दो बार नाम दिया है तो दोनों शासक भी अलग अलग हैं। क्लियर हुआ? तो आई होप आप समझ गए होंगे। हायरार्की को समझाते हुए हम आपको चल रहे हैं। हालांकि जगह के अभाव की वजह से हमने जो है ऐसे एरो बना करके लिख दिया, बट आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो ऊपर नीचे करके लिखना है, ठीक है? तो आता कौन है? पुष्यभूति के बाद में आते हैं नरवर्धन, नरवर्धन के बाद में आ रहे हैं राज्यवर्धन। इनके बाद में गद्दी पर कौन बैठता है? तो आदित्यवर्धन बैठते हैं। इन आदित्यवर्धन के पुत्र होते हैं कौन? प्रभाकर वर्धन। इन प्रभाकर वर्धन के बाद में प्रभाकर वर्धन से 3 संतानें उत्पन्न हुई। वो 3 संतानें कौन कौन सी थी? तो एक पहले हैं राज्यवर्धन, जो इनके बड़े पुत्र के रूप में आए। और दूसरे कौन है? हर्षवर्धन है। और तीसरी कौन है? तीसरी इनकी पुत्री है राज्यश्री, जिनका विवाह जो है मौखरियों के यहाँ हुआ है। कहां पर? जो कन्नौज के मौखरी अस्तित्व में आ रहे थे गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद। तो इन्होंने अपनी पुत्री का, यानी प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह कहाँ किया है? मौखरियों के यहाँ किया है। तो ये थी पूरी हायरार्की कि कैसे कैसे किस तरीके से वर्धन वंश के कौन कौन से मुख्य रूप से शासक थे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। इसके बारे में हमने आपको जो है बताया। अब हम इसके बाद में हम जानेंगे क्या कि वर्धन वंश के जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर वर्धन वंश के स्रोतों के बारे में हम बात करते हैं, तो सोर्सेज ऑफ वर्धन साम्राज्य, तो उसके जो है मुख्य रूप से 2 सोर्सेज हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला आता है क्या? वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के जानने के स्रोत, पहला है साहित्यिक और दूसरा क्या है? पुरातात्विक। पहला क्या है? तो पहला है साहित्यिक और दूसरा कौन सा है? दूसरा है पुरातात्विक। इन साहित्यिक के अंतर्गत जो है सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, जो साहित्य स्रोत के अंतर्गत, तो वो कौन रोल प्ले करते हैं? बाणभट्ट। बाणभट्ट ये कौन थे? तो बाणभट्ट थे हर्षचरित के दरबारी कवि। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जिनमें से एग्जाम में अधिकतर इनकी इन 4 रचनाओं के बारे में पूछता है, जो कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, हमने वो आपके सामने जो है बोर्ड में लिख दिया है और इसी को आपको समझने की जरूरत है। तो अगर हम बाणभट्ट की बात करते हैं साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत, तो आप समझते हैं जो प्रमुख ग्रंथ हैं या पुस्तकें हैं, इनके द्वारा जो जानकारी होती है उसको हम जो है लिटरेचर सोर्सेज बोलते हैं या साहित्यिक स्रोत बोलते हैं। और जो पुरातात्विक है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो है क्या आता है कि जो लेख मिले हैं, कई जगह से इनके लेख पाए गए हैं, किसके? वर्धन वंश के। और कई जगह से इनके सिक्के भी पाए गए हैं।
तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? ये पुरातात्विक के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? पुरातात्विक के अंतर्गत। तो आई होप आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ गए होंगे कि अगर वर्धन वंश के जानने के स्रोत की बात करता है तो हमने उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला है साहित्यिक और दूसरा है पुरातात्विक। साहित्यिक के अंतर्गत जो प्रमुख ग्रंथ व पुस्तकें हैं उसके बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, और पुरातात्विक के अंतर्गत जो लेख पाए गए हैं, वर्धन वंश के राजाओं द्वारा कई सारे लेख लिखवाए गए थे, जो लेख प्राप्त हुए हैं और क्या प्राप्त हुआ है? सिक्के जो प्राप्त हुए हैं उनके द्वारा भी जो है वर्धन साम्राज्य के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो अगर हम बात करते हैं साहित्य की, तो साहित्य के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कौन? बाणभट्ट। और फिर ह्वेनसांग भी साहित्य के अंतर्गत जो है ये भी रोल प्ले करते हैं। हालांकि जो ह्वेनसांग है तो ये विदेशियों के अंतर्गत आएंगे, लेकिन हमने इनको जोड़ दिया है किसमें? साहित्य में। तो बाणभट्ट की अगर हम बात करते हैं तो बाणभट्ट की 4 प्रमुख पुस्तकें थी। वो कौन कौन सी थी? पहली थी हर्षचरित, दूसरी थी कादंबरी, तीसरी कौन सी है? तीसरी है चंडी शतक, और चौथी कौन सी है? तो चौथी है पार्वती परिणय। कितनी है पुस्तकें? मुख्य रूप से 4 हैं। एक हर्षचरित है, दूसरी कादंबरी है, और तीसरी है कौन सी? तीसरी है चंडी शतक, और चौथी कौन सी है? पार्वती परिणय। ये चारों पुस्तकें किसकी हैं? बाणभट्ट की। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कौन सी है? ये हर्षचरित और कादंबरी। अक्सर इन दोनों पुस्तकों से जो है इसके बारे में पता चलता है। किसके बारे में? जो है अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो हर्षचरित और कादंबरी से अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ये क्या है? साहित्य के अंतर्गत आएंगे, जो कि वर्धन वंश के अंतर्गत जो भी घटनाएं हैं, यानी वर्धन वंश का जो इतिहास है उसके बारे में ये चर्चा करती हैं, इन पुस्तकों में दिया गया है। इसके बाद में अगर पुरातत्व की बात करते हैं कि पुरातत्व के अंतर्गत क्या क्या आएगा, इसके अंतर्गत लेख आएंगे। तो पहला कौन सा है? पहला है मधुबन लेख। कौन सा है? मधुबन लेख, जो कि कहां से मिला है? तो ये यूपी के मऊ जिले से पाया गया है। कहां से पाया गया है? यूपी के मऊ जिले से पाया गया है। दूसरा कौन सा आता है? तो दूसरा आता है बांसखेड़ा लेख। ये बांसखेड़ा लेख कहाँ है? तो ये भी यूपी में ही है। यूपी के कौन से? शाहजहांपुर से जो है बांसखेड़ा लेख पाया गया है, जिनमें की इन मधुबन लेख और बांसखेड़ा लेख में जो है क्या पाया जाता है? वर्धन साम्राज्य के इतिहास के बारे में जो है बताया गया है। तो आई होप आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि साहित्य के अंतर्गत, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत क्या आएगा और पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आएगा। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो बाणभट्ट की रचनाएं हैं मुख्य रूप से 4 हैं। एक हर्षचरित, कादंबरी, चंडी शतक और पार्वती परिणय, ये 4 आएंगे। और पुरातत्व के अंतर्गत 2 लेख आएंगे। एक मधुबन का लेख, जो कि कहाँ से मिला है? हमें यूपी के मऊ जिले से मिला है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है बांसखेड़ा अभिलेख, सॉरी बांसखेड़ा लेख, अभिलेख नहीं, लेख और अभिलेखों में अंतर होता है। ठीक है, तो लेख मिला है, ये लेख है, अभिलेख नहीं है। तो बांसखेड़ा लेख कहाँ से मिला है? तो ये भी यूपी से ही मिला है, यूपी के शाहजहांपुर से मिला है। प्लस जो सिक्के हैं ये भी पुरातत्व के अंतर्गत आएंगे। तो सिक्के भी इनके कई जगह से मिले हैं, जो कि वर्धन साम्राज्य के बारे में हमें जो जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है, इसके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये थे इनके स्रोत। अब हम पर्सनली जो हम बात करने वाले हैं हर्षचरित का। तो हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। तो सबसे पहले हम बाणभट्ट के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारे लिए बाणभट्ट के बारे में जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस समय एग्जाम में जो है, जो जिस चैप्टर से संबंधित जो साहित्यकार है, जो लेखक है, जो दरबारी कवि है, पर्सनली उनके जो है कभी जन्म के बारे में पूछ लेता है, कभी माता पिता के बारे में पूछ लेता है। तो हमें इसके लिए भी जानना आवश्यक है कि बाणभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, या उनके माता पिता का क्या नाम था। पुस्तकों के बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो अगर जन्म की बात करते हैं कि बाणभट्ट का जन्म कहाँ हुआ है, तो बाणभट्ट का जन्म कन्नौज में हुआ है।
कन्नौज का अन्य नाम क्या है? तो कन्नौज को कान्यकुब्ज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? कन्नौज या कान्यकुब्ज के पृथ्वीकूटा ग्राम में। कहां पर हुआ है? पृथ्वीकूटा ग्राम में। कहां पर? कन्नौज के पृथ्वीकूटा ग्राम में इनका जन्म हुआ है। अगर माता की बात करते हैं तो माता का नाम था राजदेवी और पिता का क्या नाम था? चित्रभानु। अब इसके बाद में ये रही इनके जन्म की बात, इनकी माता के बारे में और इनके पिता के बारे में। अब हम जो इनकी पुस्तक है इसके बारे में चर्चा करते हैं कि किसने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है, कौन इसके टीकाकार हैं या फिर कितने इसमें उच्छ्वास हैं, इसके बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो हर्षचरित का अगर अंग्रेजी भाषा में अनुवाद पूछता है कि हर्षचरित का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया है, तो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है काबिल एंड थॉमस ने। किसने किया है? काबिल एंड थॉमस महोदय ने। तो ये क्या हमने जाना कि हर्षचरित का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है तो किसने किया है? काबिल एवं थॉमस ने। दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट कि अगर टीकाकार की बात करता है तो टीकाकार कौन है? किसके? हर्षचरित के टीकाकार कौन है? तो इसके टीकाकार हैं शंकराचार्य। तो हमने क्या जाना कि अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया, वह इसके टीकाकार कौन है। तो अगर अंग्रेजी भाषा में अनुवाद की बात करता है तो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है काबिल एवं थॉमस ने। दूसरा इसके टीकाकार कौन है? तो इसके टीकाकार हैं शंकराचार्य, ठीक है। अब इसके बाद में हर्षचरित की रचना आपको पता ही है किसने किया है? बाणभट्ट ने किया है। ये कौन थे? ये हर्ष के दरबारी कवि थे। कौन थे? दरबारी कवि। तो हर्ष का अगर हर्षचरित के बारे में बात करते हैं कि क्या हर्षचरित का दूसरा नाम भी है, तो बिल्कुल है दूसरा नाम। तो हर्षचरित को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो आख्यायिका के नाम से भी जाना जाता है। किसको? हर्षचरित को, जिसने जो है जिसको बाणभट्ट ने लिखा था। तो अगर दूसरा नाम पूछता है तो दूसरा नाम क्या होगा? आख्यायिका। और अगर टीकाकार के बारे में पूछता है तो टीकाकार कौन है? शंकराचार्य हैं। और अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो काबिल एवं थॉमसन ने। आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं उच्छ्वासों की कि हर्षचरित में उच्छ्वासों की संख्या कितनी थी। अब आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि ये उच्छ्वास कौन सी बला है। तो उच्छ्वास जैसे हमने बताया था कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अध्याय कितने थे, तो जो अध्यायों की संख्या इसमें पूछ रहा है, इन्हीं अध्याय को जो है नाम क्या दे दिया गया है? उच्छ्वास नाम दे दिया गया है। क्या है इनका? हर्षचरित में उच्छ्वासों की संख्या कितनी है? 8। और अब चाहे उच्छ्वास बोले या अध्याय बोले, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बात एक ही है। तो अगर अध्याय पूछता है तो भी 8 है और अगर उच्छ्वास पूछता है तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों की का अर्थ एक ही है, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी है? उच्छ्वासों की संख्या कितनी है? तो उच्छ्वासों की संख्या 8 है। इसके बाद में अगर प्रमुख जो उच्छ्वास या अध्याय कितने हैं? 8। तो जो पहले के यानी कि प्रथम 3 उच्छ्वास हैं, इसके में क्या बताया गया है? तो इसमें जो है बाणभट्ट की आत्मकथा के बारे में आत्मकथा बताई गई है। किसमें? इसमें बाणभट्ट की आत्मकथा बताई गई है। किसमें? प्रथम 3 अध्याय में। इसके बाद में जो है जो अंतिम के 5 अध्याय हैं तो उसमें जो है हर्ष का जीवन वृत्त दिया गया है। किसमें? अंतिम के जो 5 अध्याय यानी प्रथम 3 जो अध्याय है इसमें बाणभट्ट की आत्मकथा दी गई है। इसके बाद में जो 3 के बाद में 4, 5, 6, 7, 8 5 हुए ना, तो इसमें जो 5 अगर अंतिम 5 अध्याय के बारे में पूछता है तो जो अंतिम 5 अध्याय हैं तो उसमें जो है हर्ष का जीवन वृत्त दिया गया है। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इसके बारे में। जो साहित्यिक स्रोत हमने बताए और क्या बताया कि बाणभट्ट का हर्षचरित यानी बाणभट्ट की जो पर्सनली उनके जीवन से संबंधित था कि जन्म कहाँ हुआ, माता कौन थी, पिता कौन थे, और इसके साथ में जो बाणभट्ट के जो टीकाकार थे वो शंकराचार्य थे। अगर अंग्रेजी में अनुवाद पूछता है तो जो है काबिल एवं थॉमसन, ठीक है।
तो अब इसके बाद में अगर उच्छ्वासों की संख्या पूछता है कि हर्ष चरित में जो है उच्छ्वासों की संख्या कितनी है या अध्याय की संख्या कितनी है, तो 8 है। जो प्रथम के 3 अध्याय हैं उसमें हर्ष चरित की बाणभट्ट की आत्मकथा दी गई है, और जो अंतिम के 5 हैं तो उसमें हर्ष के जीवन के बारे में बताया गया है। और इसके पहले हमने आपसे डिटेल में चर्चा किया कि किसके बाद में ये वर्धन वंश किसके बाद में अस्तित्व में आया है, तो गुप्तों के पतन के बाद में जो है वर्धन वंश अस्तित्व में आया। और गुप्तों के बाद में कौन कौन सी जो क्षेत्रीय शक्तियां थी वो अस्तित्व में आ रही थी, जिसको हमने आपके साथ मैप के माध्यम से आपको जो है क्लियर कर दिया। प्लस जो वर्धन वंश के जो प्रमुख शासक थे उनकी हायरार्की भी हमने आपको बताई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, जिसमें कि ये जो हर्ष चरित, जो बाणभट्ट की हर्ष चरित के जो 8 उच्छ्वास हैं, तो उनमें एक एक उच्छ्वासों के बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लेकिन जाने के पहले आपसे ये एक बार जरूर कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय के साथ मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।